आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश में आज क्या खास है। सबसे पहले आपको खबर बताएंगे भोपाल गैस कांड से जुड़ी। भोपाल गैस कांड किसे याद नहीं है, उसके दर्द से आज भी लोग उबर नहीं पाए हैं, लेकिन उसके बाद भी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मौजूद जहरीला कचरा आज तक नष्ट नहीं हो पाया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जहरीले कचरे को पीथमपुर में जलाने की चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि भोपाल गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मौजूद जहरीला कचरा अब पीथमपुर में ही जलाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि मामला जबलपुर हाईकोर्ट में लंबित है, याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष वहीं रखना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं के पास कोई विशेष तथ्य है या आपत्ति है तो उसे भी उन्हें हाईकोर्ट में ही रखना चाहिए। आपको बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट ने पीथमपुर में जहरीला कचरा जलाने के लिए सरकार को ट्रायल रन करने की मंजूरी दी है और पहले चरण में 135 किलो प्रति घंटे के हिसाब से 10 मीट्रिक टन कचरे को नष्ट किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में 180 किलो प्रति और तीसरे चरण में 270 किलो प्रति घंटे के हिसाब से कचरे को डिस्पोज किया जाएगा। और इसके बाद रिपोर्ट सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड को भेजी जाएगी। वहीं 27 मार्च को रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। और वहीं इस मामले में धार के पीथमपुर में भी अब तैयारी शुरू हो गई है। वहां 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियां तैनात किए गए हैं। और इस मामले में आंदोलन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ अफसर का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। आगे ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारे लॉयरों से, वकीलों से और हमारे पीथमपुर के जनों से हम बात करेंगे और जिस तरीके से वो आंदोलन करने को कहेंगे उस तरीके से हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जब तक माननीय उच्च न्यायालय हमें पूरी तरीके से सुन नहीं पाता है, हम हमारा पक्ष नहीं सुनते जब तक ट्रायल रन ना किया जाए। जो संबंधित एजेंसीज़ हैं, सीपीसीबी, एमपीपीसीबी और जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं या वो फर्म है, वो जो भी उन्होंने एक प्रोटोकॉल डिसाइड किया हुआ है, उस प्रोटोकॉल के तहत वो सभी लोग उसमें गतिविधियां कर रहे हैं। और लोगों से ये अनुरोध है कि सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। पहले 10 मेट्रिक टन का जला के टेस्ट किया जाएगा, उसकी टेस्ट रिपोर्ट बनेगी और इसी तरह से 10-10 टन के 3 ट्रायल्स वहाँ पर किए जाएंगे। मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम यह है कि जो गैसेस निकल रही हैं तो अपना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसके नॉर्म्स की मॉनिटरिंग करेगा। अगर कभी ऐसा पाया गया कि वो जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं उसको कोई वायलेशन है तो प्लांट को ऑटोमेटिक शटडाउन करने की व्यवस्था भी है। और अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि कचरा जलाने के लिए वहां पर क्या तैयारियां की जा रही है। और एक और बड़ा सवाल कि जब पीथमपुर में कचरा लाया जा रहा था तब भी विरोध का सामना करना पड़ा था और अब तो कचरा जलाने की बात कही जा रही है, तो माहौल गर्म होने की भी संभावनाएं बनी हुई है। इसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन क्या तैयारी कर रही है? जी देखिए, ये जो यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है तो जलाए जाने की जब से खबर पीथमपुर क्षेत्र में फैली थी तब से ही लगातार इसका विरोध प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर विरोध किया जा रहा था। लगातार कई प्रकार से यहाँ के लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जो सामाजिक संगठन है उनके द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा था। लेकिन जो है 2 जनवरी की रात को, 2 जनवरी 2025 की रात जो है 12 कंटेनरों में 337 मेट्रिक टन जो कचरा था यूनियन कार्बाइड था, वो भोपाल से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जो है वो यहाँ पीथमपुर लाया गया। यहाँ जो रामकी एनवायरो कंपनी है, जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उसमें यहाँ लाकर और उसे जो है वहाँ यहाँ पर रखा गया था। इसके बाद से लगातार जो है लगभग ये 1.5 से 2 महीने बीत जाने के बाद भी जो है कचरे के निपटान को लेकर लगातार न्यायालय में याचिकाओं का दौर चल रहा था। इसी कड़ी में जो है हाई कोर्ट जबलपुर ने आदेश दिया था कि कचरे का जो निपटान है वो 3 चरणों में जो है उसको ट्रायल रन किया जाए। उसको जो है पहला चरण 4 मार्च और तीसरा 10 मार्च को इसका निपटान किया जाना था। लेकिन इसी को लेकर जो है यहाँ पर पुलिस द्वारा भी व्यापक इंतजाम किए गए थे, क्योंकि 3 जनवरी को जब कचरा लाया गया था उसके बाद से यहाँ पर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन के दौरान मामूली जो है तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा था। लेकिन आपको बता दूं, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस आज भी लगातार सक्रिय थी। लगातार 1 महीने से पुलिस जो है वो यहाँ पर सक्रिय दिखी है। जो कंपनी का जो परिसर है उसको
जो है पुलिस बल की तैनाती थी। वहीं आज को लेकर विशेषकर 600 से अधिक जो पुलिस कर्मी और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें लगभग 25 से ज्यादा डीएसपी और टीआई रैंक के जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ी संख्या में यहाँ अधिकारियों की तैनाती की गई थी। सुबह से ही लगातार पेट्रोलिंग की गाड़ियां जो है शहर भर में चप्पे चप्पे पर जो है पेट्रोलिंग कर रही थी, हर किसी पर नजर बनाए हुई थी। वहीं आज दोपहर बाद जो एसडीएम है पीथमपुर के, उनने जानकारी दी, मीडिया के सामने साझा की कि जो वेस्ट है जो यूनियन कार्बाइड का, उसको जो जलाने के लिए जो शुरुआती प्रारंभिक प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर ली गई है। शुरुआती दौर में कचरे के कंटेनर खोले गए हैं और उसके बाद जो है उसमें जो अलग अलग प्रकार का जो कचरा है, अलग अलग जो कचरा है रासायनिक है, उसमें मिट्टी भी शामिल है उस जगह की, तो उसको उस मात्रा में जो प्रोटोकॉल है, जो निर्देश हैं, उस मात्रा में वहां पर जो है वो जलाया जाएगा। जी अमित, तो पीथमपुर में सबकी नजरें टिकी हुई है, आगे की भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, महाकुंभ तो खत्म हो गया है, लेकिन इस पर सियासत बदस्तूर जारी है। बीजेपी इस बात पर सवाल खड़े कर रही है कि पहले राम मंदिर और अब महाकुंभ में भी गांधी नेहरू परिवार ने दूरी बनाए रखी। बीजेपी राहुल गांधी को चुनावी हिंदू करार दे रही है, तो कांग्रेस भी पलटवार की कोई कसर यहां पर छोड़ती हुई नहीं नजर आ रही है। अभी वोट का वास्ता नहीं था तो ना रामलला के दर्शन किए और न गंगा के तट पर गए। किसी के आस्था पे अगर आप सवाल उठाते हो और धर्म पे सवाल उठाते हो तो पहले आप अपने हृदय में झांक के देखिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के असली हिंदू बनाम नकली हिंदू पर एक बार फिर से सियासी बहस छिड़ गई है। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के साथ इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। पूरे 45 दिन चले महाकुंभ में क्या आम और क्या खास, करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह समेत कई कांग्रेसियों ने संगम में स्नान किया, लेकिन इसमें गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य नजर नहीं आया। जबकि प्रियंका गांधी ने 4 साल पहले प्रयागराज में लगे अर्धकुंभ में संगम में स्नान किया था। महाकुंभ से गांधी नेहरू परिवार की दूरी ने बीजेपी नेताओं को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका दे दिया। श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी या श्रीमती प्रियंका गांधी, ये जो नकली गांधी परिवार है, ये असली हिंदू परिवार नहीं है, ये चुनावी हिंदू है। इनसे सावधान रहना। राहुल गांधी नहीं पहुंचे, कहते तो हैं कि हम हिंदू हैं। यदि वो हिंदू होते तो जरूर जाते, और यदि वो प्रयागराज नहीं गए और डुबकी नहीं लगाई, इसका मतलब सीधा सीधा इटली से उन्हें आदेश नहीं मिला। उनको डर था कि कहीं वो डुबकी लगा देंगे तो ईसाई धर्म से उनको निकाल ना दिया जाए। बीजेपी के हमलों के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया, आस्था को निजी विषय बताया, कहा कि इसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कि किसी के आस्था पे अगर आप सवाल उठाते हो और धर्म पे सवाल उठाते हो तो पहले आप अपने हृदय में झांक के देखिए, तो आप रावण के पद चिन्हों पे चल रहे हो, ना कि प्रभु राम के पद चिन्हों पे, और इस प्रदेश को आप लंका बनाने में लगे हो, ना कि अयोध्या बनाने में। इससे पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल बाद भी गांधी नेहरू परिवार ने रामलला के दर्शन नहीं किए और आस्था को निजी मामला बताया। अब महाकुंभ से भी दूरी कई सवालों को जन्म दे रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पूरे महाकुंभ के दौरान भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत और अव्यवस्थाओं को लेकर आक्रामक रही। महाकुंभ से दूरी के पीछे गांधी नेहरू परिवार की चाहे जो रणनीति रही हो, लेकिन इसने कहीं न कहीं बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका तो दे ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। महाकुंभ तो खत्म हो गया, अब देखना होगा कि महाकुंभ को लेकर सियासत कब तक चलेगी। फिलहाल रुक करेंगे इंदौर का, जहां पर कांग्रेस दफ्तर की जर्जर बिल्डिंग की मरम्मत के लिए फंड जुटाना कांग्रेस नेताओं के लिए चुनौती बनता जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कुछ महीने पहले बैठक कर कार्यालय की इमारत की मरम्मत के लिए जन सहयोग से रकम चुकाने की योजना बनाई थी और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। लेकिन अब एक चंदे के तौर पर महज 13 लाख रुपए ही इकट्ठे हो पाए हैं, जो कि भवन की मरम्मत के लिए नाकाफी है। फंड की कमी से जूझ रही कांग्रेस पर बीजेपी ने निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया है।
4 प्रधानमंत्री आपके पास रहे, कई गांधियों के नाम पर आपके देश में राजनीति चल रही है, तो चड्डा जी से आग्रह है, पटवारी जी से आग्रह है कि आप लोगों से कुछ होगा नहीं, उनसे एक बार संपर्क कर लें। शायद वो उनके पास भी खूब उनके पास संपत्ति इधर उधर की, भ्रष्टाचार की, और ये वहाँ से आपको कुछ मिल जाए केंद्र से, आपके राहुल जी और प्रियंका जी से। भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े उद्योगपति जिनसे वो चंदा लेती है, इसलिए इनके वातानुकूलित कार्यालय, अत्याधुनिक कार्यालय बन चुके हैं, क्योंकि अथाह पैसा इनके पास आ रहा है चंदे के रूप में। कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है, कांग्रेस नियम के साथ काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फर्क है। तो ये चंदाखोरी जो भारतीय जनता पार्टी करती है उद्योगपतियों से, पार्टी के लोगों से और अन्य लोगों से, तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और कांग्रेस चरित्र में बड़ा फर्क है। और वहीं अब 1 मार्च से मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी शुरू होने वाली है और सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीदी शुरू करने जा रही है। इस बार सरकार को 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है और सरकार ने खरीदी केंद्रों को खरीदी के दौरान केंद्रों पर किसानों के लिए सभी पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराने के भी निर्देश दे दिए हैं। साथ ही लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में गेहूं खरीदी का काम 1 मार्च से शुरू होगा। 18 अप्रैल तक ये चलने वाला है और बाकी संभागों में 17 मार्च से 5 मई 2025 तक गेहूं खरीदी का काम किया जाएगा। गेहूं बेचने के लिए अब तक 2,91,000 से अधिक किसान ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है। और ये भी बता दें कि सरकार पिछले साल की तुलना में इस बार 150 रुपए ज्यादा दर पर खरीदी कर रही है। और अब रुक करेंगे भोपाल का, जहां पर एक देश एक चुनाव युवा संवाद में मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस संवाद के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कुछ बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश में एक साथ इलेक्शन होना जरूरी है और चुनाव में पीएम सीएम सब लगे रहते हैं। देखो अपने देश में और कुछ हो ना हो, लेकिन सारे राजनीतिक दल 5 साल 12 महीने हर सप्ताह 24 घंटे एक चीज की तैयारी जरूर करते रहते हैं, वो है अगला चुनाव। वहीं मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों की हालत खस्ता है, खास करके ग्वालियर नगर निगम की। ऐसे में निगम के पार्षद निगम की तंगी को लेकर सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो खामोशी छा जाती है। क्या है ये पूरा मामला, आप देखिए इस रिपोर्ट में। ग्वालियर नगर निगम की माली हालत खराब होने के कारण भले ही वेतन देने के लाले पड़े हों या 15-20 दिन की देरी से वेतन मिल रहे हों, लेकिन ऐसे हालात में महापौर पार्षदों को लगभग 40 लाख के लैपटॉप देने से नगर निगम पीछे नहीं हट रहा। वहीं अब इन्हीं को स्मार्टफोन देने की भी तैयारी की जा रही है। महापौर और पार्षद कहते हैं कि बदलते वक्त में इसकी बहुत जरूरत है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। आजकल हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर वाली ज़िंदगी हो गई, लोगों की तो लैपटॉप की तो बहुत आवश्यकता होती है। आर्थिक तंगी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी कर है, जैसे जो भी वसूली है वो निरंतर चालू रहे, तो जिससे निगम की थोड़ी स्थिति सही हो और सरकार जो फंड भेजती है वो भी अपना समय पे आ जाएगा, तो नगर निगम की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सही हो जाएगी। आजकल का ज़माना हाईटेक हो गया है और हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं मोबाइल चलाना। आज हमें जो इतना बड़ा बजट का पेपर मिला हुआ है, शायद अगली बार हमको इसी पर बजट मिले। हम लोग कोशिश करेंगे, इसीलिए सबको ज़रूरी है लैपटॉप पर काम करने की और सीखने की। ग्वालियर नगर निगम परिषद के अंदर महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार के साथ कांग्रेसी दल के अलावा अन्य को मिलाकर 24 पार्षद हैं और विपक्ष में बैठी भाजपा के साथ ही अन्य को मिलाकर लगभग 42 पार्षदों की संख्या है। कुछ महीने पहले निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने के बाद भी परिषद से सभी सदस्यों को लैपटॉप देने का प्रस्ताव सत्ता पक्ष विपक्ष ने सामूहिक सहमति के बाद 2024 में ही पारित कर दिया था। अब ऐसे में निगम आयुक्त का कहना है कि ये पुराना प्रस्ताव था, इसलिए दिए जा रहे हैं। साथ ही निगम की वित्तीय स्थिति को ठीक करने का काम भी किया जाएगा। पूर्व में ही स्वीकृत था, तो वो कार्यवाही की जा चुकी। जो हमारे जो खर्चे हैं और जो व्यय है, जो हमारी आय है, उनमें समन्वय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके निर्देशन में ही इस ओर प्रयास किया जाएगा। अब आपको बताते हैं ग्वालियर नगर निगम की स्थिति। नगर निगम हर महीने कर्मचारियों को 20 करोड़ का वेतन बांटता है। वेतन देने में 15-20 दिन की देरी होती है। आउटसोर्स के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, फिर भी 66 पार्षद और महापौर को लैपटॉप दिए जा रहे हैं।
महापौर और 59 पार्षद लैपटॉप लेकर जा चुके हैं। जनवरी में 40 लाख रुपए के 70 लैपटॉप खरीदे गए। एक लैपटॉप को परिषद के लिए और 2 को रिजर्व रखा गया। अब पार्षदों को स्मार्टफोन देने का प्रस्ताव पारित हो गया है और टेंडर भी लगाए गए। नगर निगम की बैठक में पार्षद लगातार कर्मचारियों का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जब अपने फायदे की बात आई तो सभी पार्षद खामोश हैं। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले निगम की तंगी हालत को देखकर महापौर ने अपनी गाड़ी तक निगम को वापस लौटा दी थी। अब देखना होगा कि निगम की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। नासिर गौरी की रिपोर्ट, IBC 24 ग्वालियर। करेंगे बुरहानपुर का, जहां पर जिला अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के स्टाफ ने हिंदू परिवार के नवजात बेटे को मुस्लिम परिवार को दे दिया, जबकि मुस्लिम परिवार की नवजात बेटी को हिंदू परिवार में सौंप दिया। अब परिजनों को इस गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अस्पताल में हंगामा मचा दिया और इस घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई है। परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आखिरकार अस्पताल प्रबंधन ने अपनी गलती स्वीकार ली और बच्चों को सही परिवारों को सौंपा है। वहीं इंदौर में BRTS को हटाने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस सुरेश कैत की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई की, जिसमें इंदौर के 11.45 किलोमीटर लंबी BRTS को हटाने का आदेश दिया गया। दरअसल इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने साल 2013 में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने BRTS को हटाने की मांग की थी। इंदौर महापौर ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद BRTS को हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है और वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि BRTS शहर के उपयोग के लिए सही नहीं था। इसका फैसला देने में न्यायालय ने 12 साल का समय लिया और उसके पहले सरकार खुद इसे हटाने के पक्ष में अपना निर्णय सुना चुकी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि न्यायपालिका 12 साल एक कोर्ट का डिसीजन नहीं दे पाई। आज जो डिसीजन दिया कोर्ट ने क्या कर लिया, न्यायालय ने 4 लाइन में फैसला कर दिया कि तोड़ दिया जाए। तो ये न्याय नहीं है। 11 साल इंदौर का आदमी जो भुगता है, 25 लाख यात्री उस ट्रैक पे जो डेली सफ़र करते, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। याचिका BRTS को हटाने के लिए लगी थी और अब सरकार खुद हटाना चाहती है, तो ये कानूनी अड़चन आएगी नहीं। आज माननीय न्यायालय ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद BRTS को हटाने की घोषणा की है। BRTS के हटने से इंदौर के ट्रैफिक में एक अलग सुगमता आएगी और भविष्य में यहाँ हम नए ब्रिजेस बनाने का भी जो प्लान कर रहे हैं, उसको भी सुगमता से बनाने में सुविधा मिलेगी। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरों को हमर बानी हमर गोठ में रचना नितेश के साथ। नमस्कार।